ओके स्टूडेंट्स, वेलकम मैडम। हमारे साथ आज मिताली हैं, मिताली सेवानी। ये एट प्रेजेंट कनाडा में है। आज की डेट मैं बता दूं बच्चों को, आज डेट है 15 जून 2021, राइट। अब मिताली हमारे पास पढ़ के गई, लगभग 5 साल मिताली हमारे क्लासेस पे पढ़ के गई। ये ऊपर स्क्रीन पे आपको मेरा नाम और नंबर तो सब लोगों को पता ही है। अब ये जो मीटिंग है इसका पर्पस क्या है कि बच्चे सब जान सकें कि कनाडा में लाइफ कैसी है, वहां पे पढ़ाई कैसी है, काम क्या है, किस तरीके की लाइफस्टाइल है, लोग कैसे हैं वहां पे, क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है। सो मिताली, बच्चे सब आपसे ये क्वेश्चंस पूछते जाएंगे। मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन और उसका आंसर जो आप दोगे वो मैं ट्राई करूंगा कि साथ साथ में मैं टाइप करते जाऊं। तो मिताली, पहले आप बताओ, आप बेटा कौन से साल में गए वहां पे कनाडा? सर मैं सितंबर 2018 में गई थी। 19 अगस्त को मेरी टिकट्स थी। प्रोसेस मैंने फेब में स्टार्ट किया था। ओके, मतलब आपको लगभग यू कैन से 6 मंथ्स की प्रोसेसिंग आपको लगी। उससे भी कम। आई गॉट लकी, बट जनरली इतना टाइम लगता है। लाइक मैंने फेब में एग्जाम्स दी, 21 डेज के बाद रिजल्ट आ जाता है। मैंने प्रिपरेशन का ज्यादा टाइम नहीं लिया था क्योंकि सितंबर इनटेक के लिए सीट्स बहुत कम लगती है। आई मीन सीट्स बहुत कम बची थी। मुझे जहाँ से मैंने प्रिपेयर किया था उसके एजेंट ने, लाइक वहाँ के एजेंट ने तो मुझे क्लियरली मना कर दिया था कि अप्रैल में जब हमारी रिजल्ट आई थी, बैंड्स तो 6.5 थे, बट उसने मुझे कहा कि इतने कॉलेजेस में सीट्स नहीं मिलेगी। तो जो 21 डेज का शो या 14 डेज का जो प्रोसेसिंग टाइम होता है जिसमें हमारा रिजल्ट जनरेट होता है, उसमें मैंने खुद से 4-5 एजेंट और ढूंढे जिन लोगों ने मुझे इस चीज की अश्योरिटी दी कि वो एटलीस्ट मुझे स्पेसिफिक 3 या 2 कॉलेजेस में सीट दिलवा सकते हैं। तो मैंने अप्लाई किया था कॉलेज में लाइक अप्रैल जैसा, और मैं एक कॉलेज में मुझे एडमिशन डायरेक्टली मिल गया, बाकी 2 में मैं वेटलिस्ट हो गई। वेटलिस्ट में मैं चली गई, तो जिसमें मुझे और हनी को एडमिशन मिला, हमने ले लिया और फाइल डाली मैंने जून 14। तो आप फेब से काउंट कर लो, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। मेरी वीजा आई थी 16 या 17 की शाम को, और 19 की मेरी टिकट्स थी। तो 6-7 महीने हाँ लग गए। ओके, ऑलमोस्ट 16 जून मैंने फाइल किया था। ऑलमोस्ट मतलब ये 5-6 महीने का प्रोसेस होता है। हाँ हाँ, उतना लग गया। ओके, तो मतलब ये जो आपने बोला 6.5 बैंड, ये कौन से एग्जाम की आप बात कर रहे हो? टॉफेल, आइल्स? आइल्स। आइल्स मतलब कौन सा एग्जाम जरूरी है वहां जाने के लिए? सर ऐसा होता है कि हर कंट्री का एक स्पेसिफिक अपना एग्जाम होता ही है, लेकिन जनरल एग्जाम्स भी होते हैं। आइलेट्स थोड़ा जनरल है क्योंकि जब हम फाइल कर रहे थे ना प्रोसेस, तब हम श्योर नहीं थे कि कनाडा जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है, और ये दोनों में काम आता है। बट टेक्निकली फाइनेंसेस के हिसाब से बोलूं, ऑनेस्टली बोलूं, तो उस वक्त मुझे पता नहीं था कि कनाडा के भी फाइनेंस अरेंज होंगे या नहीं होंगे, या ऑस्ट्रेलिया के भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो मैंने आइल्स इसलिए चूज किया क्योंकि वो 2 या 3 कंट्रीज में चलता है। न्यूजीलैंड में चलता है वो, ऑस्ट्रेलिया में चलता है, और वो कनाडा में चलता है। मैं एक चीज और बता दूं कि क्या बोलते हैं, कनाडा के लिए स्पेसिफिक एग्जाम होती है लेकिन एकेडमिक में नहीं होती है। एकेडमिक स्टडी परमिट पे एंटर करना है, जैसे मैंने एंटर किया, तो उसके लिए यू ओनली नीड आइलेट्स। बट अगर आप यहाँ पे आते हो, फिर आप परमानेंट रेसिडेंसी या जैसे जैसे आप अपना प्रोसेस बढ़ाते हो, तो कनाडा की खुद की भी एग्जाम्स होती है। जैसे टॉफिल इज जनरली, मोस्टली पीपल गिव इट फॉर यूएस, लाइक वो कंसिडर नहीं की जाती दूसरी कंट्रीज में। टॉफेल मतलब सिर्फ यूएस के लिए ऐसे? हाँ। टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज? हाँ। ओके, वो सिर्फ यूएस के लिए? हाँ, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया के लिए भी स्पेसिफिक एग्जाम आती है स्टडी परमिट के लिए, पीटी बोलते हैं उसको। पीटी? पीटी, हाँ। वो ओके। बहुत इजी होती है कंपैरेटिवली आइलेट्स, बट डिपेंड करता है कौन सा बंदा किसके साथ कंफर्टेबल हो, और उस वक्त मैं इतना श्योर नहीं थी। ओके,
अब मेरे को ये बताओ, जैसे आप 2018 में वहां गए आप, राइट, सितंबर 2018 में आप गए वहां पे, तो आपको सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या आए वहां पे रहने में? अगर मैं उस दिन तो मैंने आपको नहीं बताया, बट जेन्युइनली बताऊं तो हम लोग बेरी में किसी को जानते नहीं थे। लाइक पहले मैं एक्सप्लेन कर लूं कि कनाडा में जैसे इंडिया में स्टेट्स होते हैं, वैसे कनाडा में प्रोविंसेस होते हैं। हाँ, हमें जाना था ओंटारियो। ओंटारियो में एक छोटी सी सिटी है, सिटी भी नहीं, टाउन कंसिडर किया जाता है बेरी को। हम यहाँ पे किसी को जानते थे नहीं, और हम मेडिकल करवाने गए थे जब हम फाइल रख रहे थे वीजा के लिए इंडिया से। तो हनी को एक लड़की मिली थी, उसका कोई फ्रेंड रहता था बेरी में, एक कांटेक्ट था वो हमारा, दैट्स इट। उसको भी हनी फोन करके बताना भूल गई कि हम लास्ट फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, लंदन से टोरंटो हाँ, की। और मैंने उसे याद दिलाया तो उसने उसे मैसेज किया। जब हम उस एयरपोर्ट पे खड़े थे ना, हम उस बंदे का 1.5 घंटे तक वेट कर रहे थे फ्लाइट आने के बाद से। हाँ, फिर वो आया और वो लेके गया। फिर उसने हमें वहां से उसने हमें एक घर रेंट करवा कर दिया। मतलब वो घर तो ऑलरेडी रेंटेड था, उसमें रूम रेंट करवा के दिया। गुजराती था वो ओनर, संजीव करके उसका कुछ नाम था। मुझे इतना प्रिसाइजली याद है बिकॉज उसने हमें 10 दिन में घर से बाहर निकाल दिया था। मैं 20 अगस्त को गई थी। अगर अगस्त में 31 डेज होते हैं तो आई वुड हाँ, से 30 या 31 को उसने हमें बाहर निकाल दिया था। सर बाहर भी कैसे निकाला था, उसने हमें 4 बजे उसने मुझे कॉल किया था कि हाँ, मैं आपको नहीं रख सकता बिकॉज क्या बोलते हैं, उसका उसने हमें बेसमेंट में रूम दिया था। यहाँ पर बेसमेंट, ग्राउंड लेवल और घर में ऊपर वाला लेवल भी होता है। इंडिया में सिर्फ ग्राउंड लेवल और ऊपर आता है। तो हाँ, बेसमेंट में प्रॉब्लम ये था कि जो रूम उसने हमें दिया था ना, उस यहाँ पर रूम के भी अलग लाइक वो होते हैं, चार्जेस होते हैं। लाइक फर्स्ट एंड लास्ट आपको पे करना ही होता है हर रूम का। और डिपॉजिट एज एंड व्हेन और वेयर यू लिव, इट डिपेंड्स ऑन फ्रॉम ओनर टू ओनर। हाँ, तो उसने हमसे डिपॉजिट ली और फर्स्ट मंथ ली, और उसने बोला कि मैं लास्ट मंथ नहीं करता बिकॉज क्या बोलते हैं, तो आपने पेपर साइन किए। तब हमें पता नहीं था कि पेपर्स की कॉपी हमें भी एक रखनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकली वो हमें नहीं निकाल सकता नोटिस दिए बिना। पर वो ओके, मुझे इतने टाइम के बाद लाइक समझ में आया। तो उसने हमें शाम को 4 बजे फोन करके निकाल दिया बिकॉज वो हमसे ज्यादा पैसे डिमांड कर रहा था। तो हम हाँ, लोगों ने उसको मना कर दिया कि हम नहीं देंगे अब तुझे, कि तू ओके, तू हमसे ऑलरेडी $700-800 ले चुका है पर पर्सन सर, मुझसे और हनी से अलग से लिया है। तो हम लोगों ने उसको मना कर दिया। तो उसने हमें 4 बजे मुझे कॉल करके बोल दिया कि आपको घर खाली करना पड़ेगा। 4 से लेके 9 बजे तक हम लोग एक या दो बंदे को, और मैं जानती थी, मैंने जहाँ से प्रिपरेशन की थी वो एक गुजराती यहीं पे रहता था, उसने हमारी बहुत हेल्प की और हमें रात के 9 बजे तक फिर एक घर मिल गया। जिस ओके, घर में हम गए वो भी वहां भी गुजराती लोग ही रहते थे। और मैं बता दूं कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर आप बोलो कि आपके पेरेंट्स, मैं समझती हूँ थोड़ा कंजर्वेटिव होंगे, जो बोलेंगे सिर्फ गर्ल्स के साथ घर देखो या सिर्फ बॉयज के साथ घर देखो, टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लोग ग्रुप्स में ही रहते हैं, 3-4 लड़के 3-4 लड़कियां, बिकॉज दैट इज कंफर्टेबल, क्योंकि फिर ओके, सब ड्यूटीज वगैरह शेयर कर लेते हैं। तो हाँ, हमें वहां पे उसने रूम दे दिया। वो बंदा थोड़ा अच्छा निकला। हमारे पास तब इतने पैसे भी नहीं थे, और क्योंकि इसका भी एक और रीजन है कि हमने अभी तक जीआईसी अकाउंट नहीं खुलवाया था, और जिस दिन हमने ट्रैवल किया था उस दिन फ्राइडे था। तो अगर आप पैसे सेंड करते हो ना, तो आते आते मंडे इवनिंग तक आते हैं, मैं ये भी हाँ, बता दूं। तो हाँ, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम था, बट उसने हमें रहने दिया। और उसके साथ फिर हमने 4 महीने कंटिन्यू किया। और जो पहला वाला ओनर था वो हमारे पैसे भी खा गया। तो मैंने घर में भी बहुत पैसे ऐसे हमने थोड़े बहुत इधर उधर गवाए हैं। बट एज मैं बोलूं, मुझे ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए। अब सारी अपनी राइट्स, ड्यूटीज और प्रोसेस कैसे होता है वो पता चल जाता है। हाँ, सो सही सही। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि आज की डेट में, जैसे आज है 15 जून 2021, आज की डेट में कैनेडियन डॉलर, राइट, हम्म इक्वल टू कितने इंडियन रुपीज है? 60, 59। 60, हम्म 60 रुपीज के आसपास है हाँ 1 कैनेडियन डॉलर, राइट। हाँ सर। तो 60 रुपीज रेट चल रहा है। हेलो। हाँ हाँ सर। ओके। अब
मतलब आपको सबसे पहले घर ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, फिर आपने 2018 में ही पढ़ाई शुरू कर दी होगी। हाँ सर, पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी 6 सितंबर से। ओके, अब मेरे को ये बताओ फर्स्ट तो कि बच्चों के लिए ज्यादा एडवाइजेबल क्या है, 12th के बाद कनाडा जाना चाहिए कि ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहिए? सर इसमें मैं आपको दोनों प्रोसेस समझाती हूँ, फिर वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ओके। जो बच्चा 12th के बाद आता है कनाडा, हाँ हाँ उसको उसके साथ दो मेजर प्रॉब्लम्स क्या होती है। हाँ 12th के बाद वालों को कोर्सेज बहुत इजीली मिल जाते हैं कंपैरेटिवली बैचलर्स पास वालों को, लेकिन उनका प्रॉब्लम मेजर क्या होता है, उनकी मेच्योरिटी लेवल चीजों के साथ डील करने की बहुत कम होती है। वो आधा टाइम बोलते हैं ना सर, हवा में होते हैं, वो हाँ वाला हाँ बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ हाँ, सही और सही। तीसरी बात सर, यहाँ पे अपनी हेल्थ और अपनी मेंटल कंडीशन बहुत बच्चों की आके खराब हो जाती है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, दो पंजाबी थे, लाइक हनी को मिले थे कॉलेज में, 12th के बाद हम्म ही आए थे। हम्म और उन लोगों, लाइक वो बहुत अच्छे थे इनिशियली, वो छोटे छोटे गांव से आए थे, अपने पेरेंट्स का नाम उन्हें रोशन करना था, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे सर। आज की डेट में उसमें से एक ऐसा बंदा है जिसकी रात नहीं गुजरती भी बिना पिए हुए। ओके। और दूसरी चीज मैं क्या बोलते हैं, ये भी पर्सनली बोलूंगी 12th के बाद वालों को, कि वो चलो ओंटारियो में आ भी जाते हैं, टशन टशन में कोर्स भी ले लेते हैं, बट वो ये नहीं समझते कि जब पीआर का प्रोसेस आप क्या बोलते हैं फाइल करते हो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि जो भी कनाडा के लिए फाइल करता है ना, वो ऑब्वियसली अपने बैकअप ऑप्शंस रखता है ये स्टे बैक करने के, वरना वो कनाडा चूज नहीं करेगा, वरना वो लंदन या यूरोप वाली कोई भी कंट्री चूज करेगा, क्योंकि वहां बैकअप के ऑप्शंस नहीं होते। हमने वो भी स्क्रूटनाइज किए थे अपने टाइम पे कि बैकअप के ऑप्शंस इतने नहीं देती है स्टे बैक के ऑप्शंस। तो अगर आप कनाडा आ रहे हो, मतलब आपका स्टे बैक का ऑप्शन है, तो आप पहले या तो ऐसे प्रोविंस में अपनी कॉलेज ढूंढो जहां से 12th, लाइक आप पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करके निकलोगे तो आपको पीआर इजीली मिल जाएगा। वरना अगर आप 12th के बाद आते हो और आप टोरंटो में, ओंटारियो के किसी भी सिटी में कोर्स लेके आते हो, तो वहां से 12th वालों के बाद पीआर करवाना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोरोना की वजह से अब लीनियंसी बहुत हो गई है, लेकिन जब हम आए थे तब से 99% ऑफ लोग जो 12th पास करने के बाद कनाडा में आते हैं या ओंटारियो में आते हैं या टोरंटो में आते हैं, वो अपना कोर्स खत्म करते हैं 2-3 साल का, फिर उनको मूव ही हो जाना पड़ता है किसी ऐसी वैसी प्रोविंस में। मैं अभी 5-6 नाम लूंगी तो इन लोगों को पता भी नहीं होगा ज्यादा, जैसे मैनीटोबा है, सस्केचुआन है, एल्बर्टा है, ऐसी थोड़ी प्रोविंसेस में मूव होना पड़ता है जहाँ पे इतने लोग नहीं रहते हैं, जहाँ पे ठंड ज्यादा होती है। तो हाँ क्योंकि उनके पास बैचलर्स के पॉइंट्स नहीं होते, तो उनको हम्म पॉइंट्स बनाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो हाँ ये 4-5 चीजें हैं जो 12th के बाद वालों को फेस करनी पड़ती है, और इसकी वजह से वो लोग इतने ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते। हाँ अब मैं सही। बोलूं कि जो बैचलर्स के बाद आते हैं, उनको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि क्या बोलते हैं, उनको बैचलर्स की पॉइंट्स मिलती है जब वो अपना पीआर फाइल करते हैं, और उसकी पॉइंट्स होती है 60 जितनी। तो हम्म अब आज के टाइम पे कट ऑफ बहुत कम था, 378 या 417 गया, लेकिन बिफोर कोरोना वो था 475 या 478। तो बाय द टाइम जब इनमें से कोई आएगा या प्रोसेस फाइल करेगा, तो हम इतना तो कंसिडर करके चलेंगे, तो उसकी उनकी वो 60 पॉइंट्स वहीं से कवर हो जाती है जब वो इंडिया से अपनी बैचलर्स की डिग्री वेरीफाई करवाते हैं। दूसरा फायदा मुझे ये लगता है कि बैचलर्स वालों को इतने हवा में नहीं होते, उनमें मेच्योरिटी होती है, उन्हें पता होता है कि लाइक वो हैंडल कर जाते हैं। मुझे ऐसा हाँ पर्सनली लगता है कि उनमें मेच्योरिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वो देख चुके होते हैं अपने पेरेंट्स को कंपेरेटिवली ज्यादा, हाँ रादर देन 12th पास वाले। वो 12th पास वालों में उनकी गलती नहीं है, बट उन लोगों ने स्कूल लाइफ और फ्रेंड्स के साथ ऊपर ज्यादा कुछ देखा ही नहीं है, उन लोगों ने अभी तक हाँ अपने पेरेंट्स को या अपनी प्रॉब्लम्स देखी ही नहीं है, और सडनली उनके ऊपर आ जाती है इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, खाना हाँ तुम बनाओ, सफाई तुम करो, जॉब तुम करो, 3rd और 4th सेमेस्टर की फीस तुम खुद भरो। हम्म, मुझे ऐसा हाँ पर्सनली लगता है कि बैचलर्स वाला, बैचलर आफ्टर कमिंग टू बैचलर्स, वो बंदा थोड़ा प्रिपेयर्ड होता है, क्योंकि उसने लाइफ में कुछ तो देखा होता है। हाँ सही सही बात, सही बात। मतलब सीधी भाषा में बोले तो एडवाइजेबल ग्रेजुएशन इंडिया से करके फिर कनाडा जाना चाहिए।
हाँ सर, क्योंकि उसकी पॉइंट्स मिल जाती है और शायद उसके बाद इफ यू गॉट लकी और इफ यू आर टू मच टैलेंटेड और मैं ऐसा बोलूँ कि यू आर टू स्मार्ट, तो आप वहीं पे रह के करवा सकते हो अपना पीआर। या तो हाँ अगर आपको 12th के बाद आना ही आना है फॉर वॉट हाँ एवर रीजन, आई एम हाँ नॉट सेइंग नो, तो आप पहले ही ऐसी कोई प्रोविंस देख कर आओ जहां से आप पढ़ते हो, 2 साल में खत्म करते हो और 6 महीने के बाद आप पीआर फाइल कर सकते हो। जैसे मुझे बहुत सारी प्रोविंसेस पता है सर, लाइक वो ऐसे ही करती है, लाइक आपने 2 साल के वहां पे पढ़ाई की, 6 महीने आप कोई भी जॉब करो और आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको सिर्फ 2.5 साल ही वहां पे रहना होता है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। आप क्यों टोरंटो में आते हो या आप क्यों जिद करते हो कि आपको ओंटारियो में आना है, फिर आपको पढ़ाई करनी है, फिर आपको मूव करना पड़े फिर से सब कुछ लेके किसी और प्रोविंस में, फिर आपको फिर से वहां पे जॉब ढूंढनी पड़े और वहां से पीआर फाइल करनी पड़े और इतना वो कहते हैं ना, फिर से बार बार जीरो से स्टार्ट करना पड़े। हाँ, राइट राइट। एक ही बार में कर लो। हाँ, मतलब ओंटारियो या टोरंटो जो है वहां जाना चाहिए कि जो दूसरी छोटी प्रोविंस है कम लोगों वाली, वहां जाना चाहिए? सर मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। जब मैं फाइल कर रही थी ना, मैं तब से हनी को जिद कर रही थी कि हम एल्बर्टा चलते हैं, हम एल्बर्टा चलते हैं। एल्बर्टा में सबसे ज्यादा ठंडी है कंपेरेटिवली अदर प्रोविंसेस, एक्चुअली एल्बर्टा से ज्यादा भी है। यूकॉन करके एक प्रोविंस है, वहां पे तो मतलब 20,000 की पॉपुलेशन होगी, दैट्स इट। बट हाँ मैंने तब हनी से जिद लगाई थी कि एल्बर्टा चलते हैं, क्योंकि वहां का तब मेरे टाइम पे 2018 में ऐसा रूल था कि आप 2 साल का कोर्स खत्म करो, कोई भी 6 महीने जॉब करो और आप 7th मंथ में पीआर फाइल कर सकते हो। पर हनी उस वक्त मेरे साथ डिसीजन पर अग्री नहीं कर रही थी कि हम वहां नहीं चलेंगे, हम वहां नहीं चलेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा चल ठीक है, जहाँ पे तू बोलती है वहां ले लेंगे, क्योंकि ज्यादा कॉलेज के ऑप्शंस भी नहीं थे उस वक्त। और जिनको नहीं पता है मैं बोलूँ कि हनी लाइक मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। हम हाँ लोग पिछले 11 या 12 साल से फ्रेंड्स है, इंडिया में भी थे और कनाडा आने का डिसीजन भी उसका था। उसने तो मुझे जस्ट बताया था और मैंने तो मेरी लक से ट्राई किया था, इसलिए। मैं मैं हर स्टूडेंट की है ना बेटा एक छोटी सी स्टोरी जरूर याद रखता हूँ। तो जब भी मेरे को मिताली याद आता है, मैं दो स्टोरीज हैं, मैं एक बताता हूँ। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था इंडिया में, तो डिमोनेटाइजेशन के बाद एग्जैक्टली 2 महीने तक मैंने किसी भी स्टूडेंट से कोई भी फीस नहीं मांगी थी, नवंबर से लेकर जनवरी तक। तो डिमोनेटाइजेशन के बाद जब मेरे पास पहला 2,000 रुपए का नोट फीस में आया, तो मेरे को मिताली ने दिया था। और ये बात शायद मिताली को भी नहीं पता होगी। नहीं सर, और लेकिन आप ये बात बोल के मुझे ऐसा ज्यादा फील करवाते हो कि मैं रईस हूँ, बट मैं नहीं हूँ। मैं भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। आप बेटा अभी देखो, नो डाउट आप मिडिल क्लास से थे या मिडिल क्लास से हो, पर आप अभी वहां पे धीरे धीरे अपना सेट कर लोगे बहुत अच्छा। हाँ सर, वो तो लाइक अब मुझे है कि लाइक अब तो मुझे ऐसा फील होता है कि अब कुछ भी हो जाएगा, बट आई एम नॉट गोइंग बैक टू व्हाट आई वाज, व्हाट आई हाँ केम फ्रॉम। हाँ वो हाँ, चीज तो सही मुझे बात। फील होती है अब। हाँ नहीं मतलब आपका जो मैच्योरिटी लेवल था शुरू से लेकर, या आपका जो ग्रुप था, वो बहुत, वो सब मैच्योर बच्चे थे, इवन गर्ल्स बॉयज सब मैच्योर बच्चे थे। कोई भी ऐसा फालतू टाइम पास वाला तो था ही नहीं आपके ग्रुप में। वो भी है। सब सब अच्छे थे। अच्छा, अभी मैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ले लूं मिताली? हाँ सर, ले लो। बेटा हैंड रेस करो जिसको जो भी पूछना हो, स्टूडेंट्स। सानिया, सानिया अनम्यूट करो। है। आप वहां पर कौन सा कोर्स करते हैं? मैंने वहाँ पे ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट किया, और इसका मैं रीजन भी बता दूं कि मैंने क्यों किया था। हमारे पास कोर्सेज के भी ऑप्शन नहीं बचे थे, जो मुझे हमें मिला हमने वो पिक कर लिया। हमारा रीजन था कि हमें 2 साल का कोर्स चाहिए, बिकॉज एट दैट टाइम ये रूल था कि अगर आप 2 साल का कांस्टेंट कोर्स लेके आते हो ना, तो आपको 3 साल की वर्क परमिट मिलती है। और मेरे बैक ऑफ द माइंड पहले से ऐसा था, जब हमने रिसर्च किया था कि 2 साल पे 3 साल की वर्क परमिट मिलेगी, मतलब अगर हम 2 साल के एक्सपीरियंस पे भी अपनी पीआर फाइल करते हैं, तो मैंने तब से इंडिया में इतना सोच रखा था कि मेरी इतना तो कट ऑफ 2 साल के एक्सपीरियंस से बन जाएगा
कि मैं टोरंटो से ही पीआर फाइल कर सकूं, मैं ओंटारियो से ही पीआर फाइल कर सकूं। इसीलिए मैंने ये किया था, ताकि तीसरे साल में आ जाए और मुझे वापस इंडिया नहीं आना पड़े परमानेंटली। अच्छा मिताली, एक मेरा क्वेश्चन, ये जो 2 साल का कोर्स है और 3 साल का वर्क परमिट है, तो 3 साल का वर्क परमिट 2 साल के कोर्स के बाद स्टार्ट होता है? हाँ सर, और अभी ये रूल चेंज हो गया है, मैं ये भी बता दूं कि अभी आई बिलीव सो लास्ट ईयर ये रूल आया था कि अब 2 साल के कोर्स पे 2 साल की परमिट है। फिर भी मुझे इतना डीपली नहीं पता वो रूल इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, बट हाँ। मुझे इतना पता है कि अगर आप ट्राई सेमेस्टर का कोर्स लेके आते हो, दैट मीन्स आप इंडिया से 3 सेमेस्टर का कोर्स लेके आते हो, तो आपको 1 साल की वर्क परमिट मिलती है। अगर आप 2 डिफरेंट कोर्सेज लेके आते हो, बाय डिफरेंट आई मीन 1 साल का कोर्स आप अलग लेके आते हो, फिर आप यहाँ पे आके 1 साल का दूसरा कोर्स फाइल कर लेते हो, तो वो भी 2 साल का कोर्स ही होता है। लेकिन इस पर अब कोई गारंटी नहीं है कि आपको 3 साल की वर्क परमिट मिलेगी, और ना ही अब ये गारंटी है कि जैसे मैंने 2 साल का कांस्टेंट कोर्स लिया था उस पर 3 साल की वर्क परमिट मिलेगी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रूडो लास्ट ईयर ये रूल इम्प्लीमेंट हो चुका था कि आप 2 साल का कांस्टेंट कोर्स करो या 2 साल के 2 अलग-अलग कोर्स करो, आपको 2 साल की वर्क परमिट मिलेगी। अच्छा, मतलब ये वर्क परमिट जो है वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही स्टार्ट होती है ना? हाँ सर, आपको फाइल करना पड़ता है। मैं इनफैक्ट आपको ये भी बता दूं, मैंने अपना जब स्टडी वीजा खत्म किया तो मेरा स्टडी वीजा एक्सपायर हो गया था। मेरी वर्क परमिट आने में मुझे 7 महीने लग गए, सिर्फ वर्क ओके। परमिट आने में। टीआरवी का और वो अलग प्रोसेस होता है, वो थोड़ा अलग हो गया। बट मैं बता दूं कि इन बिटवीन भी आप कंट्री नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपके पास कोई स्टेटस नहीं होता। और ये तो कोरोना की वजह से इतना डिले था, नहीं तो जनरली आपको 3-4 महीने में मिल जाता है। तो जो 3-4 महीने का बीच का जो प्रोसेसिंग टाइम होता है, उसमें आप कंट्री में रह के फुल टाइम काम कर सकते हो, दैट इज लीगल एक्सेप्टेड। ओके। ओके, दूसरे स्टूडेंट का डाउट ले लेते हैं। धीरज बागवानी, धीरज बताइए बेटा। जैसे कि दीदी आपने बताया कि आपने एज ए बिजनेस रिलेटेड कुछ कोर्स किया है, तो मतलब मुझे भी मतलब है ना बैंकिंग टाइप कुछ लेना है, तो आप क्या बैंकिंग के लिए कुछ बता सकते हैं? जैसे कि कुछ मतलब इफेक्ट हो उसके, मतलब अभी जैसे सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो क्या आने वाले 10 साल में क्या बैंकिंग का मतलब जो हमारे ऊपर जो है इफेक्ट हो रहा है, जो अभी बैंकिंग जो अभी ज्यादा है, तो क्या आने वाले 10 साल में क्या वो बैंकिंग कम हो सकती है या मतलब एज ए क्लोज भी हो सकती है? धीरज, मैं जेन्युइनली इस चीज के लिए जवाब दूं सबसे पहले, तो बैंकिंग का कोर्स ना कनाडा में क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकली कोई कोर्स नहीं होता। पार्ट टाइम कोर्सेज होते हैं, उनको बोला जाता है कैनेडियन सिक्योरिटी कोर्सेज, या सीएससी करके कुछ है। मेरे एक फ्रेंड ने वो दी भी है, उससे आपको जॉब मिल जाती है। बट दैट डजंट मीन कि आप सिर्फ वही करोगे जब आप कनाडा में आओगे। जब आप इंडिया से स्टडी के लिए प्रोसेस करते हो, तो आपको कोई फुल टाइम कोर्स लेके ही आना पड़ेगा। ये जो कोर्सेज है ना, ये पार्ट टाइम कोर्सेज है, या ये 3 मंथ्स के बेसिस पे हो जाते हैं। तो इसके लिए आपका वीजा कभी एक्सेप्ट नहीं होगा। बट आप यहाँ पे आने के बाद क्या बोलते हैं, अपने 2 साल का कोर्स खत्म करने के बाद जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करोगे, तो आपके पास वो 3 महीने का टाइम होगा। मैं रिकमेंड करूंगी कि उस 3 महीने में आप ये परचेज करो। दिस इज ओनली 60, दिस विल ओनली कॉस्ट यू 60,000 और 70,000 इन योर INR। एंड इसका बेसिक पैकेज कैनेडियन में मैं बताती हूँ $1,200 है। इससे आपको एंट्री लेवल जॉब मिल जाएगी बैंकिंग में, आप वहां से ग्रो कर सकते हो लेटर और एक्सपीरियंसेस के बाद। उसके बाद अगर आपको बैंकिंग फील्ड में जाना है, तो उसकी स्पेसिफिकलिटीज के कोर्सेज भी आते हैं। एक का नाम है CFI, उसके लिए आपको शायद 1 साल कॉलेज जाना पड़े। बट एज फार एज आई नो, आई एम नॉट श्योर कि आप इंडिया से CFI डायरेक्टली कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बार उन्हीं से करवाया जाता है जिनके पास बैंकिंग की जॉब हो और जिन्हें ग्रो करना हो, तो उनका मैनेजर उन्हें रिकमेंड करता है। क्योंकि मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जो बैंक में जॉब करते हैं, तो उनको ये कोर्सेज के लिए तभी बोला गया जब उन्हें नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करना था। और उन लोगों ने भी स्टार्टिंग में जब वो इंडिया से आए थे, तो वो मेरी तरह ही कोर्स लेकर आए थे। और दूसरा जो आपने बोला कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की वजह से बैंकिंग का बिजनेस बंद होगा या क्या, तो फ्रॉड ट्रांजैक्शंस कनाडा में डिटेक्ट करना बहुत इजी है। अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट भी जाते हैं, मेरे साथ तो 2 या 3 बार हुआ, अभी भी लास्ट वीक भी हुआ
कि मेरा कार्ड खो गया, क्रेडिट कार्ड, और मेरे क्रेडिट कार्ड से $30-40 की ट्रांजैक्शन हुई है, $30-40 हो या $5,000 हो, आप अपना क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट करोगे या आप ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करोगे कि वो फ्रॉड है, बैंक अपना एक प्रोसेसिंग टाइम लेती है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट, और आपको पूरा क्रेडिट और रिफंड मिल जाता है। आपके अगेंस्ट कोई केस नहीं होता और आपको कोई दिक्कत नहीं होती, यू जस्ट हैव टू मेक वन कॉल एंड इट्स ऑल डन। और रही बात बैंकिंग के जॉब्स की, तो मुझे लगता है कमिंग ईयर्स में और बढ़ेगी, वर्क फ्रॉम होम और बहुत ज्यादा बढ़ेगा, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज में, क्योंकि उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रही है इस केसेस में। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। हाँ मिताली, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे इंडिया में डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं 2-3 महीने के, बैंकिंग उस टाइप का कोर्स है वहां पे भी, फुल टाइम कोर्स नहीं है। सर फुल टाइम कोर्स आई डोंट थिंक सो है, पर जो कोर्सेज हमने भी किए हैं सर वो भी डिप्लोमा ही है जो फुल टाइम वाले। ओके। बट वो लोग क्या मांगते हैं कि आपने, अगर आपने कुछ फाइनेंस में स्टडी किया हो, से फॉर एग्जांपल आपका बैकग्राउंड फाइनेंस का है और आप बैंक में अप्लाई करते हो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर या आप एज अ फाइनेंशियल जो भी क्लर्क, आप जो भी एक बेसिक में आप अप्लाई करते हो, तो या तो वो आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने 4-5 साल तक वही पढ़ाई की हो, या तो फिर वो आपसे बेसिक में ये 3-4 महीने वाले कोर्सेज एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एंट्री लेवल जॉब देने के लिए। उसके बाद अगर आप प्रमोशन या वो एक्सपेक्ट करते हो तो आपको उस तरह से बोलते हैं कि आप प्रिपेयर करते जाओ, और साइड बाय साइड दैट डजंट मीन कि वो आपको जॉब से निकाल देंगे या क्या, वो जॉब तो आपकी कंटिन्यू रहेगी, वो भी फुल टाइम। राइट और राइट। और सर यहाँ पर तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारी बैंकिंग अथॉरिटीज या आपके मैनेजर्स आपको कुछ क्रेडिट भी देते हैं उन पढ़ाई के लिए, हाँ कि इफ राइट यू राइट। स्टडी दिस फॉर दैट बैंकिंग दे गिव यू क्रेडिट और दे पे योर फीस। हाँ बहुत सही सारी बात। इंस्टीट्यूशन पूरी पूरी फीस भरती है। हाँ हाँ सही बात है, सही बात। मतलब अपने स्टूडेंट्स के लिए, एम्प्लॉइज को उनकी अपग्रेडेशन के लिए, फिर बाद में उनको ही काम आएंगे ना वो लोग। हाँ अब मिताली मेरे पास लास्ट 3 मिनट है मिताली, और हम लोग क्या करेंगे, 1-2 स्टूडेंट का और क्वेश्चन लेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर बच्चों के और भी क्वेश्चंस होंगे तो हम एक और जूम मीटिंग रख लेंगे। फिलहाल मेरे पास अभी 3 मिनट ही है, तो अगर बहुत ओके सारे डाउट्स होंगे तो जब आपके पास टाइम होगा तो एक और मीटिंग रख लेंगे। अभी एक, मेरे को लगता है एक स्टूडेंट का डाउट हो जाएगा। दिया बेटा अनम्यूट करो। यस सर। बताओ दिया। आपने जैसे बताया कि भाई ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट में आपने किया है कोर्स, और आपने कहा कि आपके पास कोई अवेलेबल कोर्सेस नहीं थे, तो अगर हम यहाँ से ही सोचे कि वी हैव टू डू द कोर्स इन कनाडा लाइक एमबीए, तो हमको उसमें नहीं मिलेगी एडमिशन? दिया, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, एमबीए यूनिवर्सिटीज में होता है, कॉलेजेस में नहीं होता। डिग्रीज जितनी भी होती है ना वो यूनिवर्सिटीज में होती है, और उनकी फीस होती है डबल होती है कॉलेजेस से। जो फीस मैंने भरी 2 सेमेस्टर की वो थी $16,000, दैट मीन्स एक सेमेस्टर का मैंने भरा ऑलमोस्ट 8,000 या $9,000। अगर आप सोचते हो आपको एमबीए करना है, आपको डिग्री करनी है कॉलेज से, बहुत सारे कॉलेजेस ऑफर करते हैं, वो मैं मना नहीं करूंगी, बट देन उसकी फीस इससे डबल होगी ऑलमोस्ट। मतलब मैं समझती हूँ 2 सेमेस्टर की आप भरोगे 16 + 16 32 फॉर 2 सेमेस्टर्स, दैट्स इट। और फिर ये भी होता है कि आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की अगर खुद से निकालनी हो तो यूनिवर्सिटीज में होता है बहुत ज्यादा प्रेशर, तो आपको उस तरह से भी सोच के चलना पड़ेगा। और आपको उस तरह से क्या बोलते हैं, इनटेक भी डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ सितंबर इनटेक में आपको 4 मंथ का वेकेशन आता है, जो जैन में आता है या जो मई में आता है एडमिशन लेके, उसको वो नहीं मिलता वो बेनिफिट। तो इन शॉर्ट मतलब उसके पूछने का मतलब ये था कि जो डिग्रीज हैं एमबीए की वो करनी चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन वहां पे, या जैसे आपने किया ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट वो करना चाहिए, कि फीस को सर ध्यान में रखना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या फीस ऑनेस्ट को। हाँ बताओ बताओ। सर ऑनेस्टली इस बात का जवाब दूं तो कनाडा की स्टडीज इतनी अच्छी नहीं है, बट पर्सनल पर्सनल चॉइस होता है, और पर्सनल फाइनेंसेस भी होते हैं। अगर आपको लगता हाँ है कि आपकी फैमिली वेल टू डू है, या आपकी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की फीस निकल जाएगी, और क्या बोलते हैं, आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो, आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो, तो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर्सनली मैंने ऐसा सुना है सिर्फ इतना कि जो यूनिवर्सिटी में
पढ़ते हैं उन्हें हमेशा व्हाइट कॉलर जॉब्स या उन्हें जॉब्स इजीली मिल जाती है, दैट डजंट मीन कि जो कॉलेज में पढ़ता है उन्हें जॉब्स नहीं मिलती। कॉलेज वालों जो कॉलेज में पढ़ता है या जो डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं उन्हें भी जॉब मिल जाती है। इट डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी हाउ यू गो थ्रू इट। सही सही सही। बट मतलब ऐसे ऐसा बोल जॉब ज्यादा अच्छा मिल जाए यूनिवर्सिटी वालों को, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बट ऐसा इधर बहुत बोलते हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स होते हैं उनके पास जॉब होती ही है। यहाँ पे ऐसा माना जरूर जाता है। ओके मिताली, लास्ट हाफ मिनट, ये मीटिंग एंड हो जाएगी बेटा। मैं मीटिंग एंड हो जाए अपने आप, उससे पहले मैं आपको बताऊं